हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे प्रतीक शिवालिक सर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है KVS PRT के लिए। ठीक है, KVS PRT की टेस्ट सीरीज उन्होंने 20 सीरीज जो है फ्री में अपलोड की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसकी टेस्ट सीरीज B का जो है पेडागोजी पार्ट जो है मैं सोल्व कराऊंगी आपको। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर आप सेकंड टाइम देख रहे हैं, जो भी है आंसर करते रहना। ठीक है, अपने आंसर, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो चेक होती रहे और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो आंसर जो है वो एग्जैक्टली आंसर क्यों आया है। ठीक है, बस यही है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी पेडागोजी से रिलेटेड, जो आपका सबसे बड़ा इशू है आज का। मुझे लगता है बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम पेडागोजी कहाँ से करें, पेडागोजी कहाँ से करें। ठीक है, तो गाइस संडे को जो है मैं पेडागोजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी आपसे, खुद सामने आकर डिस्कस करूंगी कि क्या आपको पेडागोजी में करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जरा ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइव चैट में जरूर आंसर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो, ये तो खैर हमेशा की बातें होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो स्क्रीन पर आपको फिलहाल 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए, प्रतीक शिवालिक सर की ये 20 टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं उनके। ठीक है, और मतलब मैं सारी सीरीज सोल्व कराऊंगी। मैं 20 की 20 सीरीज का पेडागोजी सेक्शंस आपको जरूर सोल्व कराऊंगी, ताकि आपको थोड़ी समझ बने ज्यादा पेडागोजी की, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी भी नॉलेज आपको थोड़ी सी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन, यानी कि प्रयोजनवाद की मान्यता क्या है। देखिए, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, स्कूल ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, फिलोसफी की बात हो रही है यहाँ पर। तो कई लोगों की फिलोसफी है जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें बोली हैं, जो महानतम लोग हुए हैं, और उनकी फिलोसफीज जो है आजकल स्कूल में यूज होती हैं, या जहाँ भी शैक्षिक संस्थाएं हो रही हैं वहां पर यूज होती हैं। जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जे रूसो हैं, जॉन डेवी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति हैं। तो इन सब ने कुछ ना कुछ एजुकेशन के बारे में बातें की हैं, उनके ज्ञान, अपने ज्ञान का जो है विस्तार किया है, हमें समझाया है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। इनमें से एक है प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद की मान्यता क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं आप सबसे पहले बता दूं कि जॉन डेवी जो थे, इन्होंने प्रयोजनवाद की बेसिकली एजुकेशन के बारे में अपने थॉट्स रखे थे। एजुकेशन के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, ऐसे थॉट्स इन्होंने रखे थे। इसी को हम प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म जो है वो बिलीव करता है चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी में। ठीक है, मतलब सारे ही जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो चाइल्ड सेंटर्ड में बिलीव करते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरीके से पढ़ाने पर बिलीव करते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और बच्चे के सामने बोल रहे हैं और बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो जॉन डेवी भी बच्चे के सपोर्ट में है, बच्चे को एक्टिव मानते हैं, सक्रिय मानते हैं। ठीक है, और इनका मानना ये था कि जो एजुकेशन है ये एक तरह से सोशल चेंज का हथियार है हमारे पास। ठीक है, हम अपनी फ्यूचर लाइफ में क्या करेंगे वो बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर। हम कैसे सोशल चेंज लाएंगे, बुरी चीजों को एलिमिनेट करेंगे और अपने समाज को जो है आगे बढ़ाएंगे, ये बेसिकली उन चीजों पर बात करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसकी बात कर रहे हैं, चेंजिंग वैल्यूज की बात कर रहे हैं। सॉरी, चेंजिंग वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इनके अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू जो है परमानेंट नहीं है। ठीक है, और सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन ये फिलोसफी इनकी इस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, पेरिनियल वैल्यूज की, चिन्ह रतन मूल्यों पर भी ये डिपो नहीं करते, जो बहुत पहले की चीजें होती हैं। ठीक है, उन पर भी बिलीव नहीं करते हैं। ये चेंजिंग वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यूज जो है हमेशा चेंज होती रहती हैं। ठीक है, मतलब बदलती रहती है, कोई भी मूल्य जो है वो स्थिर नहीं है। सपोज आज की सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू अच्छी है, पहले की जो सोसाइटी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ और वैल्यूज थी। और फिर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम होता है वो एक मिनी सोसाइटी होता है ना, छोटा समाज होता है। हम क्या एजुकेशन देते हैं वो बहुत हद तक हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करता है। हमारी आजकल तो SMC मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो बैठते हैं कमिटीज में, एजुकेशन कमिटीज में, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो वैल्यूज जो है हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो ये कहता है प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट है, इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी मेजर टॉपिक हैज बीन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो आप सभी को पता है कि नेचर और नर्चर यानी कि प्रकृति बनाम पोषण का जो एक मुद्दा है वो हमेशा से बना हुआ आ रहा है कि भाई जो हमारे जो हेरिडिटी है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो हम अनुवांशिक रूप से हमारे अंदर जो गुण आए हैं वही जीवन भर तक चलते रहते हैं। जीवन की जितनी भी चीजें आती हैं वो उन्हीं पर डिपेंड होती हैं, या फिर हमारा जो वातावरण है, हमें किस तरह का लालन पालन मिल रहा है, किस तरह से हमारा पोषण किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई नेचर पर डिपेंड करता है, कई कहते हैं कि नहीं नर्चर पर डिपेंड करता है। तो ये डिबेट चलती रहती है। तो इस डिबेट को हम कैसे जानते हैं, नेचर इज टू नर्चर एज, मतलब क्या कैसे जानते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आपका होगा बायोलॉजी टू एक्सपीरियंस। ठीक है, आप देखेंगे तो नेचर का मतलब क्या है, हेरिडिटी आपकी बायोलॉजी पर, शरीर के आपका जो जीव विज्ञान है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस माने क्या कि आपके अनुभव कैसे हैं, आपको किस तरह का वातावरण मिला है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी
करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले का भी सेकंड था और इसका भी आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक होगा। नेक्स्ट है द एक्शन रिसर्च इज मेनली हेल्पफुल टू। देखिए एक्शन रिसर्च होती क्या है, आपको पता है कि अनुसंधान करते हैं हम किसी नई चीज को जानने के लिए, नए प्रिंसिपल्स को लाने के लिए, नए सिद्धांतों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आपको पता है कॉलेज में स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च चलती रहती है। लेकिन ये जो एक्शन रिसर्च है ना, ये आपके एजुकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिसर्च होती है जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आ रही है, अभी फिलहाल आपके सामने समस्या आ रही है, आपको पढ़ाने में कोई समस्या आ रही है या फिर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है किसी भी चीज को लेकर, तो आप पर उस कितना जल्दी जो है आप उस पर प्लान करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च के रिजल्ट हैं सब बहुत जल्दी आते हैं, मतलब रिसर्च तो सालों साल चलती रहती है बड़ी वाली, लेकिन एक्शन रिसर्च जो है छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं और उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपकी क्लास में जो है आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, सपोज ठीक है आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे को जो है मैप्स रीडिंग ही नहीं आ रही है, मैप को कैसे पढ़ना चाहिए, मैप्स की स्केलिंग हो गई या फिर किस तरह से नदियों को लोकेट करना है, किस तरह से पहाड़ों को लोकेट करना है, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ 10 बच्चे ही मैप के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। तो ये एक समस्या आ गई ना आपके सामने। अब इस समस्या को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च के थ्रू से। ठीक है, आप उन 30 बच्चों पे अपनी रिसर्च करेंगे कि भाई आपने भले इंटरव्यू लेना है, भले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप क्वेश्चन आयर बनाएंगे, उनसे सोल्व करवाएंगे कि यहाँ पे अपनी समस्याएं बताओ, उनके माता पिता से बात करेंगे, जो भी है। ठीक है, आप ग्रुप में डिवाइड करेंगे उनका, जो भी है, तो आप रिसर्च करेंगे, पहले पता लगाए, पहले आपको पता चल गई प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उस पर रिसर्च करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये समस्याएं हो सकती है, फिर आप एक्चुअल पूछेंगे बच्चों से, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद आप फाइनली एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि भाई ये समस्या है, और फिर आप उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये है आपकी एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो किस लिए होती है ये, इंप्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको बेसिकली अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है कि मैं और किस तरह से पढ़ाऊं कि बच्चों को ये चीज अच्छे से आ पाए। तो यही होती है एक्शन रिसर्च। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। और गाइज ये आपके सामने समस्या बनी हुई है पेडागोजी की, पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप एनसीएफ उठाओ। सबसे पहले तो मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि एनसीएफ उठाओ, एनसीएफ उठाओ, एनसीएफ को पढ़ लो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, उसमें आपकी एक समझ बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है योर नॉलेज ऑफ एनिमल्स इज मोस्ट लाइकली स्टोर्ड इन। तो आपका जो एनिमल्स के बारे में ज्ञान है, मतलब आपको पता है कि जानवर होते हैं, जानवर के बारे में फैक्ट्स पता है। भाई डॉग है तो डॉग की 4 लेग्स होती है, एक टेल होती है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो ये नॉलेज कहाँ पर स्टोर होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, दो तरह की मेमोरी के ऑप्शन मिले हुए हैं। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें 15 से 20 सेकेंड तक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा देर तक रह सकती है। तो पहली बात तो ये कि जो एनिमल की इन्फॉर्मेशन है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं हो सकती, आपको भी पता है, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी है कि आप 15 से 20 सेकंड तक आपको चीज याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे एनिमल्स को। ऐसा तो नहीं है ना। आप एनिमल्स के बारे में सदियों से सुनते आ रहे हैं, आप जब से बड़े हो रहे हैं तब सबसे पहले आपने एनिमल्स ही पढ़े होंगे कि हाँ भाई ये डॉग है, ये कैट है, मम्मी पापा घर पे सिखाते हैं, प्ले स्कूल में आपको सिखाया जाता है। तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हो गई आपके दिमाग में। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से आंसर होगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या अब ये बताना है। तो एकॉस्टिक मेमोरी होती है, एक सिमेंटिक मेमोरी होती है। जो आपकी ये ध्वनिक स्मृति होती है ना, सिर्फ साउंड्स के रिलेशन में है कि साउंड ध्वनियों की समझ के बारे में है। ठीक है, लेकिन अर्थपूर्ण स्मृति निशान यानी कि ये जो सिमेंटिक नॉलेज है ये आपकी नॉलेज से रिलेटेड है कि आपका ज्ञान कितना है। जैसे कि 2 + 2 है, ये 4 होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर आपने एक कार देख ली, ठीक है, तो आपको पता है दिस इज अ कार, आप समझ जाएंगे। स्कूटर को तो आप कार नहीं बोलेंगे ना, तो ये आपकी नॉलेज है, सबको पता है कि ये कार है, ये स्कूटर है। 2 + 2 4 होता है। जो सन है वो मतलब ईस्ट से राइज होता है, मतलब सूर्य जो है पूर्व से उगता है। ये आपके नॉलेज है जो आपको पता है। तो मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मतलब आपकी सिमेंटिक नॉलेज का पार्ट है, जो आपकी नॉलेज है ना एनिमल्स के बारे में, ये आपको इसकी चीज की नॉलेज है, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको बहुत पहले से रटते हुए आप आ रहे हैं। इन चीजों को आप देखते हुए आ रहे हैं, आप सुनते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, और वो आप कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो चुके हैं। ओके, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है कि देखिए प्रतीक हैज वॉच्ड द डिनर डिशेज ऑन द 5 इवनिंग। भाई प्रतीक ने लगातार 5 शाम तक जो है रात के खाने के बर्तन धोए हैं। 5 शाम तक उसने काम किया है। ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या आई कि उसने काम किया है 5 तक। उसके बाद उसको क्या मिल गया, उसको रिइंफोर्समेंट दिया गया, उसके मम्मी पापा उसको फिल्म दिखाने ले गए। ठीक है, अब दूसरा बच्चा है शिवालिक। तो एक तो है प्रतीक और एक है शिवालिक। शिवालिक के पापा जो है उसे कभी कभी उसे बर्तन धोने के बाद 10 रुपए दे देते हैं। हमें नहीं पता कितनी बार बर्तन धोता है, लेकिन जब वो बर्तन धोता है तो कभी कभी दे देते हैं, फिक्स्ड नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ये पुनर्बलन के कार्यक्रम है। ठीक है, देखिए पुनर्बलन के यानी कि कार्यक्रम यानी कि 5 होते हैं टोटल। ये स्केड्यूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट जो है टोटल 5 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, 5 के
5 यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है। सबसे पहले आपको प्रतीक का बताना है, फिर आपको शिवालिक का बताना है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर फिक्स है एक चीज कि 5 शाम तक बर्तन धोए तो एक इनाम मिल गया, हो सकता है अगली 5 शाम तक धोए तो फिर कुछ मिल जाए, ठीक है। तो मतलब फिक्स्ड चीज है, तो इसका मतलब फिक्स्ड ही आएगा, ठीक है। ये वेरिएबल तो आपके आएंगे नहीं, ये पहले एलिमिनेट कर दो, तो फर्स्ट और सेकंड में से आंसर है। अब यहाँ पर इंटरवल है और रेशो है। देखिए जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पर टाइम से हमारा मतलब है, समय की अवधि से मतलब है, सिर्फ फिक्स्ड टाइम है, ठीक है, उसका मतलब है। उसके बाद अगर हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो का मतलब है रिस्पॉन्स, आपके फिक्स्ड रिस्पॉन्स जब आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे के फिक्स्ड हो गया, प्रतीक का है फिक्स्ड है कि 5 बार काम करने के बाद ही उसको कुछ मिल रहा है, यानी कि 5 बार उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तभी उसको कुछ मिल रहा है। दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिक्स्ड रेशो है, ठीक है, रिस्पॉन्स उसके फिक्स्ड है। अब दूसरी बार क्या है कि यहाँ पर भी फिक्स्ड, यहाँ पर भी सिर्फ उसके रिस्पॉन्स ही है, ठीक है, उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि बच्चा बर्तन धो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उसको इनाम है या उसको रीइंफोर्समेंट है वो कभी कभी मिलता है, ओकेजनली मिलता है, ठीक है, रोज मतलब लगातार नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन तक लगातार धोए तो मिल गया, या फिर अगर उसने 10 दिन तक धोए तो मिल गया, मतलब कभी कभी जब उसके पापा के मन में आए तभी दे देते हैं। तो यानी कि ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल रेशो आएगा इसके अंदर ऑप्शन, ठीक है। वेरिएबल रेशो है यानी कि रिस्पॉन्स जो है उसका वेरी कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी एक फिक्स टाइम पे नहीं मिल रहा है, अलग अलग टाइम पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है, टाइम को। यहाँ पे अगर टाइम की बात आती ना तो हम इंटरवल की बात करते हैं, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात आ रही है, यानी कि प्रतिक्रिया की बात आ रही है, क्या क्या प्रतिक्रिया है और उसके बाद उसको क्या पुनर्बलन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो स्केड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट है इनको पढ़ लेना भाई, मैं तो कराऊंगी तब कराऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना कि एकदम से करा दूं, तो धीरे धीरे कवर कराऊंगी। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म्स आर यूज्ड टू हैंडल इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच 2 पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म आप सबको पता ही होंगे, मैंने पिछली जो प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो थी, मतलब जो उनका ए सेट सोल्व कराया था, उसमें मैंने बहुत आराम से आपको बताया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, ठीक है, मैं बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी हर चीज को, ठीक है। तो देखिए डिफेंस में आपको पता है कि 3 तरह की पर्सनालिटी स्ट्रक्चर बताए थे फ्रायड ने, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इदम, अहम और परम अहम, ठीक है। तो ये बताया था, मतलब इड मतलब इदम, अहम मतलब आपका ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है प्लेजरेबल प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब आनंद चाहिए, खुशी चाहिए इड को, चाहे कैसे भी दो, मतलब मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ईगो और रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है कि वास्तविक रूप में किस तरह से हम काम कर सकते हैं, भाई इड को कुछ चाहिए तो हम किस तरह से उसको पूरा कर सकते हैं, ये ईगो देखता है, ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल पर कि एक्चुअल में वो चीज कैसे सॉल्व हो सकती है, कैसे पूरी हो सकती है। अब सुपर ईगो जो है वो मोरल वैल्यूज पर काम करता है, यानी कि नैतिक मूल्यों पर काम करता है, जो हमारा सुपर ईगो कहता है, जो हमें ये कहता है कि हाँ भाई ये चीज करनी चाहिए क्योंकि इसमें ये चीज ठीक है। सपोज आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, आपने उधार ले रखा है, जो भी है, आप सोचते हैं कि चोरी कर लेते हैं, घर से ही चोरी कर लेते हैं, फ्रिज पर कुछ पैसे रखे हुए हैं, इनको उठा लो। अब उठाना तो चोरी है ना, बिना पूछे उठा लेना इस चोरी, ठीक है। तो इड कहेगा नहीं उठाने हैं क्योंकि पैसे चाहिए, तो ईगो कहेगा देखते हैं कोई नहीं है आसपास तो चलो उठा लेते हैं। लेकिन सुपर ईगो आपको रोकेगा, यहाँ पर सुपर ईगो कहेगा नहीं उठा सकते आप पैसे, क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि गलत है, आपने किसी से पूछा नहीं है, अगर आपने उधार भी लिया था तो आप पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, लेकिन पैसे मत उठाओ। तो यहाँ पर सुपर ईगो और ईगो में, इड में क्लैश है, ठीक है। ईगो तो क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, भाई दोनों के क्लैश को जो है ये बैलेंस करता है ईगो, ठीक है। लेकिन क्लैश जो होता है वो इड और सुपर ईगो में होता है, ठीक है। तो देखिए इड जो है सुपर ईगो के साथ लड़ाई करता है यहाँ पर, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे एक्चुअल में लड़ाई नहीं हो रही है, मतलब हमारा ये इड कहेगा कि नहीं यार उठा लेते हैं, हम तो बच जाएंगे ना इस चीज से, मतलब उधार चुका देंगे। लेकिन सुपर ईगो कहे नहीं तुम सच बोल दो, मम्मी पापा से पैसे ले लो, तो एथिकल है, ठीक है। तो यानी कि क्लैश किसके बीच होता है, इड और सुपर ईगो के बीच में। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो जब ये क्लैश होता है उसके बाद हम डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। फिर हम डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हमसे गलती हो गई, चलो हो गई, या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को हम पसंद नहीं आ रहे, अब हमें कैसे बचना है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न इन एन ऑटोनमस एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चे को जो है बिल्कुल एक स्वतःशायी और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षित होना चाहिए। किसने कहा था, तो भाई ये कहा था जे रूसो ने, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये कौन है, दोनों ही नेचुरलिस्ट हैं आपके,
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेचुरलिस्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि बच्चे को जो है ना प्राकृतिक एनवायरनमेंट में छोड़ दो, ठीक है। अगर आप पार्क में ले जा रहे हो बच्चे को तो पीछे पीछे मत रहो, बेटा यहाँ पर मत जाओ, वहां पर मत जाओ, छोड़ दो। बच्चे को अगर चोट लगती है, अगर सपोज उसने एक प्लांट को टच कर दिया या फिर कुछ भी ईंट पत्थर को उसने टच करके उठा के पटक दिया, एक बार अगर बच्चे को थोड़ा सा लग गया तो बच्चा खुद पीछे हट जाएगा, उस चीज के पास नहीं जाएगा। ये बेसिकली ये कहते हैं नेचुरलिस्ट, ठीक है। तो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ने दो और लेट द चाइल्ड हैंडल द कंसिक्वेंसेस, ठीक है। मतलब बच्चे को झेलने दो जो भी परिणाम है, और जो परिणाम वो झेलेगा तो वो उससे खुद सीख जाएगा। एक तरह से बच्चा जो है इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम आज के टाइम पे नहीं कह सकते क्योंकि थोड़े रिस्क तो होते हैं ना बच्चों को। खैर ये इनके थॉट्स हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब मैं पर्सनली लेना देना नहीं है, वैसे आपको एजुकेशन में पढ़ना है तो नेचुरलिस्ट को भी ध्यान में रखना होगा ये क्या कहते हैं। तो नेगेटिव एजुकेशन बोली थी इन्होंने, क्योंकि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ना कंसिक्वेंसेस, कुछ परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो, ठीक है, वो वाली चीज है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है फर्स्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन साइकोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी, ठीक है। तो क्या इस्टेब्लिश, मतलब वो जो फर्स्ट रिसर्च लैब इस्टेब्लिश हुई थी साइकोलॉजी पर, ये विलियम वुंट ने की थी शायद स्टार्ट, ठीक है। तो उन्होंने किस लिए की थी, तो बेसिकली उन्होंने जो है कॉन्शियसनेस को, मतलब चेतना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये लैब जो है इस्टेब्लिश की थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेटिव बेस नहीं है। नेक्स्ट है इमेजिन यू हैड ए स्ट्रिंग ऑफ 20 डिजिट। सपोज आपके पास 20 नंबर है, मतलब 20 नंबर का कोई एक नंबर है या फिर कोई 20 अल्फाबेट्स का एक सीरीज है आपके पास, कुछ भी है, मान लो नाम है 20 अंकों वाला जो भी है, तो वो आपको याद करना है। तो कौन सा इनमें से तरीका बेस्ट होगा उसको याद करने के लिए, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की पावर बढ़ाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में 15 से 20 सेकंड तक इन्फॉर्मेशन रह सकती है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि आपका कितना है, मतलब मैं कितना कर सकती हूँ, आप कितना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब 20 ही सेकंड तक कर सकते हैं, कुछ 17 वाले भी होंगे, कुछ 15 वाले भी होंगे, ठीक है। तो भाई इतनी बड़ी डिजिट को याद करने का तरीका क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए ये सारे तरीके ही हैं एक तरह से, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा चंकिंग, ठीक है। चंकिंग क्या होता है, जब आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। 20 नंबर का डिजिट है, आपने टुकड़ों में बांट लिया, पहले 6 नंबर को एक जगह रख दिया, बाद के 6 नंबर को एक जगह, फिर बाद के जितने बच गए 4 नंबर को एक तरह से याद कर लिया। तो आपने अपनी ट्रिक बना ली, ठीक है। तो बस इनको तोड़ तोड़ के आपने समझा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताऊं मवेम जैसुनप, ये जो है ये प्लैनेट्स के बारे में जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे साइंस के टीचर ने बताया था, और आज तक मुझे याद है, मतलब मैंने ऐसे याद किया था, मवेम MVEM मवेम, जैसु JSU जैसु, नप ऐसे पढ़ती थी। तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो, मतलब इस तरह से याद करती थी, मुझे आज तक याद है, ठीक है। ऐसे ही मैंने रेनबो के कलर्स याद करते, तो चंकिंग कर दी थी मैंने इस तरह से इनकी, ठीक है, ट्रिक बना ली थी इनकी। हालांकि इसमें एक और ट्रिक यूज हो रही है कि हमने इनकी फुल फॉर्म्स को शॉर्ट में कर दिया, लेकिन इनके भी चंक्स बना के मैं पढ़ रही थी, ठीक है, मवेम, जैसु, नप ऐसे करके, ठीक है। या फिर जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, इन सब के नाम आपको रटने हैं सीक्वेंस में, तो आप क्या करेंगे, आप चंक्स में डिवाइड कर देंगे, पहले ये थे, पहले वो थे, ठीक है। इस तरह से उनके नाम का पहला लेटर ले लेंगे या 2 लेटर ले लेंगे, इस तरह से चंक में डिवाइड कर लो, तो ये चंकिंग होती है, याद करने का बेटर तरीका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा बेटर होता है ये बताना है, ठीक है। तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, देखो हायर कॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती है, तर्क वितर्क करना यानी कि रीजनिंग करना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग्स होती है। रिफ्लेक्शन करना मतलब कि सोचना आपने जो किया है उसके क्या परिणाम है, क्या उससे किसी की जिंदगी में हेल्पिंग, इस तरह की चीजें करना, तो ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो आपको पता है कि पियाजे की जब हम 4th स्टेज में जाते हैं तब हम डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, मोस्ट पूछा है, अप्रोप्रिएट इसमें से एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, मतलब सबसे उत्तम कौन सी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में तो हम पैसिव बैठे रहेंगे, हमारे सामने कोई लेक्चर दे रहा है, जैसे मैं हूं, अब मैं आपके सामने लेक्चर दे रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि ये तो पैसिव, आपकी तरफ से पैसिव है, मेरी तरफ से एक्टिव है, दोनों इन्वॉल्व नहीं हुए ना, हायर ऑर्डर स्किल्स आपकी लग नहीं रही है। नेक्स्ट है रोल प्ले, तो रोल प्ले में आपको डायलॉग्स मिलते हैं, आपको उसी दायरे में होकर अपनी थिंकिंग का यूज करना होता है। नेक्स्ट है डिस्कशन सेशन में भी यही होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया, आपको फिर उस पर डिस्कशन करना है जो भी है, ठीक है। मतलब इनमें भी हायर ऑर्डर स्किल्स, मतलब रीजनिंग तो इनमें भी यूज होती है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो हम आंसर करेंगे। अब देखिए इंक्वायरी
इंक्वायरी अप्रोच जो होती है ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, आप इंक्वायरी कर रहे हैं आप किसी चीज के बारे में, आप पहले क्वेश्चन बनाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद जो है आप एंटिसिपेट करेंगे, आप प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या ये चीजें ठीक है कि नहीं है, तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इंक्वायरी अप्रोच होती है। तो इंक्वायरी अप्रोच एक साइंटिफिक अप्रोच आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल होगी वो होगी आपकी इंक्वायरी लर्निंग, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बता देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आंसर भी करते रहना बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए टीचर मस्ट नो एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट, तो भाई टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। ये दोनों टर्म ना अलग अलग होके मिल गई हैं, ठीक है। मनोविज्ञान जब आप इंसान के मनोविज्ञान को समझते हैं एक तरह से, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, और शैक्षिक इसमें जुड़ गया, यानी कि शिक्षा में मनोविज्ञान का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने में किस तरह से मनोविज्ञान का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे की इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता है, तो फिर आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग द गोल्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंटेंट चूज करने के लिए, या फिर अपनी टेक्निक्स बनाने के लिए इवैल्यूएशन की। तो देखो मूल्यांकन की तो बात आई नहीं, पहले पढ़ा तो लो, उसके बाद तो मूल्यांकन करोगे, है ना, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द गोल ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के उद्देश्य हो सकता है। एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ टीचिंग हो सकता है। एप्रोप्रिएट कंटेंट सेलेक्ट करना, तो कंटेंट जो है एक अकेला टीचर सेलेक्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी सिलेबस आता है कि आपको क्या पढ़ाना है, तो इसमें इतना रोल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब है गोल ऑफ एजुकेशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या आंसर होगा। देखो भाई, अगर हम टीचर का रोल करेंगे, टीचर को साइकोलॉजी क्यों समझनी है, बच्चों को समझने के लिए, तो यानी कि टीचर यहाँ पर बच्चों से डील कर रहा है ना, बच्चों के साथ डील कर रहा है, तो गोल ऑफ एजुकेशन तो पहले की बात होगी कि टीचर ने जब प्लानिंग करी है, जो भी है उससे पहले बना लिया। लेकिन जब वो मेथड्स ऑफ टीचिंग अपनाएगा ना, जब वो एक सोचेगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है, तब आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूज पर चलेगा, एक्चुअल यूज उसका यहीं पर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। भाई स्लो लर्नर बच्चा है, आपको कैसे टेक्निक, कैसे हैंडल करना है उसको, ठीक है, इस तरह का बच्चा है तो आपको कैसे हैंडल करना है, तो ये होती है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्रॉपर यूज, ठीक है। तो मेथड्स डेवलप करने में यहाँ पर टीचर यूज करेगा। नेक्स्ट है चमन एंड जसीम आर बोथ पर्सनालिटी थ्योरिस्ट। भाई दोनों जो है व्यक्तित्व सिद्धांत के वो हैं, ज्ञाता हैं एक तरह से। चमन कहता है कि नहीं भी, पर्सनालिटी जो है हमारे बर्थ पर डिपेंड करती है, कि पहले जन्म से पहले ही हमारे अंदर कुछ होता है कि हाँ भाई हम ऐसे इंसान बनने वाले हैं, ऐसी हमारी पर्सनालिटी होने वाली है। लेकिन जसीम कहता है कि ऐसा नहीं है, जो हमारा एनवायरमेंट होता है, जो हमें अनुभव मिलेंगे जन्म के बाद, उन पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो मतलब बताओ फटाफट इसमें से क्या होगा, क्या है इनकी, मतलब ये किस चीज पर बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो खैर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर डिबेट चल रही है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। देखिए कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो अनुवांशिकता है उस पर डिपेंड करता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बढ़ेंगे आगे, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए, आप जन्म से ही आपको, कुछ लोग गुस्सैल होते हैं, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब उनको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन इन चीजों का प्रभाव जो है एनवायरमेंट का इन चीजों पर प्रभाव पड़ता है। सपोज 2 बच्चे हैं, दोनों ही गुस्सैल हैं जन्म से, सपोज दोनों जन्म से गुस्सैल हैं, लेकिन ये जो बच्चा है इसके मम्मी पापा बहुत सुलझे हुए इंसान है, फैमिली एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, मतलब सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसको प्यार से डील किया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन ये जो दूसरा बच्चा है ना, इसके पापा जो है वो शराब पीते हैं, सपोज मान लो, ठीक है। मम्मी जो है वो भी थोड़ा गुस्सा करती रहती हैं, लड़ी, दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बहन है, भाई है, उनकी भी आपस में नहीं बनती है। ये बच्चा घर ही आता है, घर आते ही उसको सिर्फ कलेश और इन सबसे उसकी डीलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है, यहाँ पर बच्चे का गुस्सा जो है ना और बढ़ जाएगा, ठीक है, और बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे आप बच्चे को जो है प्यार का वातावरण नहीं मिलेगा तो वो सुधर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ वाला बच्चा जो है, हो सकता है वो कल को सुधर जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए, काफी फर्क पड़ता है ना। तो यानी कि एनवायरनमेंट का फर्क बहुत पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आप किस तरह का बिहेवियर रखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऑल ओवर कैसी दिखेगी, ये आपके वातावरण पर भी डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के थ्रू आपकी नेगेटिव चीजों को दबाया जा सकता है, आपकी पॉजिटिव चीजों को निखारा जा सकता है, ये वाला इसका मतलब होगा। ओके, तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर लेती हूँ ज्यादा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब अगर बोलने को बोला जाए ना, तो मैं बहुत बोल सकती हूँ किसी भी क्वेश्चन पे, मतलब इतना ज्यादा डीप नॉलेज हो चुकी है अभी फिलहाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 years old बबलू हैज वॉच्ड हिज फादर एज शेफ व्हेन ही प्रिपेयर्स मील फॉर द फैमिली। भाई जो बबलू है उसने देखा कि उसके पापा जो है ना वो खाना बनाते हैं पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। दिस ईयर, अब की बार बबलू कह रहा है कि मेरे को भी ना प्ले किचन चाहिए, मुझे भी छोटा सा किचन डेवलप करना है, तो मेरे को ऐसा ला के दो कुछ सेट, ठीक है। अब फ्राइड कह रहे हैं कि बबलू जो है इज बिगिनिंग द
द प्रोसेस ऑफ डैश एज अ वे ऑफ रिजोल्विंग हिज ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑडिबल संघर्ष में कि जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ से तो प्यार हो जाता है, ठीक है, लव मतलब अफेक्शन होता है माँ के साथ, लेकिन पापा से फिर वो नफरत करने लग जाता है, थोड़ी सी हॉस्टिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा विरोध आ जाता है कि ये इंसान क्यों है घर में, मेरी माँ के साथ क्यों बैठा है ये, ठीक है, मेरी माँ है वो मेरे पास ही रहनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो है उसमें आ जाती है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्शन होता है और जो सेम होता है जेंडर उसके प्रति जो है उसको थोड़ी घृणा सी होने लग जाती है। तो यहाँ पर ऑडिबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे बच्चे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ये है, लेकिन बच्चा जो है ना अपनी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है साथ साथ में, वो कह रहा है कि नहीं अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, ठीक है, अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा ताकि मेरे को भी मम्मी का अफेक्शन मिले, लोगों का अफेक्शन मतलब परिवार का अफेक्शन मुझे भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ये जो बाकी ऑप्शन है तो है ही नहीं, कंपेंसेशन किस चीज का करेगा, उसने कोई गलती थोड़ी की कि वो कंपेंसेट करेगा। फिर उसके बाद सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में आपका जो गुस्सा होती है, आपकी एनर्जी होती है, वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लगाते हो। सपोज आपको गुस्सा आ गया किसी बात पे तो आप डांस करने लग गए, आप म्यूजिक बजाने लग, मतलब कुछ बजाने लग गए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने लग गए, तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। तो पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं एनर्जी को। उसके बाद डिनायल, तो मतलब आप डिनायल कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो एक अलग चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अनदर नेम फॉर ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग दी किसने थी, बेंडूरा ने दी थी, ठीक है। बेंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी कह लीजिए, पहले सोशल लर्निंग थ्योरी बोला जाता था लेकिन बाद में इन्होंने चेंज किया इसको और इसको सोशल कॉग्निटिव बना दिया। मतलब ये आधे बिहेवियरिस्ट कह लीजिए और आधे कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इनका ये मानना था कि बच्चा जो है पैसिव नहीं है, एक्टिव ही है, जबकि बिहेवियरिस्ट बोलते हैं जो ये पैवलोव, स्किनर सब है, ये कहते हैं कि बच्चा तो पैसिव है, जो आप सिखाओगे जैसा सिखाओगे बन जाएगा। लेकिन ये बेंडूरा जी थे जो ऐसे बोलते थे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो करता है बच्चा, लेकिन किस बिहेवियर को कॉपी करना है बच्चा सोच समझ के करता है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि सोशली ये चीज अप्रूव नहीं है तो वो उस बिहेवियर को वो नहीं करेगा, जो चीज अच्छी चल रही होंगी वो उनको करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब बच्चे की समझ पे होती है ये चीजें कि बच्चा किस तरह से समझ अपनी डेवलप कर रहा है और अपनी समझ के अनुसार ही वो बिहेवियर को जो है कॉपी करता है। ऐसा नहीं कि उसने जो देखा सभी चीजें की कॉपी करने लगा। ये तो आपने भी नोट किया होगा कि बच्चे जो है ना बहुत सेलेक्टिव चीजें वो करते हैं। अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं ना तो वो देखते हैं कि कौन सा इंसान है जो घर में गुस्सा करता है और उसकी बात फिर मान ली जाती है, तो बच्चा यहाँ पे गुस्सैल बिहेवियर शो करेगा कि चलो मेरी भी बात मान ली चलेगी। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे का, सोच समझ के काम करता है, पैसिवली नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग को उन्होंने दूसरा नाम दिया था मॉडलिंग, इसको मॉडलिंग ही बोला था उन्होंने, ओके। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज कॉल्ड एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। तो ये बताना है कि भी इन्फॉर्मेशन का आना और जाना क्या कहलाता है, सिंपल भाषा में कहें तो यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आई और फिर यहाँ से चली गई, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई। तो देखिए जब आती है तो उसको एनकोडिंग बोलते हैं और जाती है तो रिट्रीवल बोलते हैं, सिंपल। कूट संकेतन और पुनर्द्वार, ठीक है, ये होता है। कूट संकेतन का मतलब है कि हाँ भाई संकेतों के रूप में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और स्टोर हो गई आपकी, ठीक है, सिंबल्स होते हैं ना लैंग्वेज के, उनके रूप में। और रिट्रीवल मतलब आपने उसको बाहर भेज दिया, ओके। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सीइंग डॉग्स कैचिंग फ्रिस्बीज, फ्रिस्बीज को जो है पकड़ने के लिए मतलब पार्क में फ्रिस्बी को पकड़ने वाले कुत्ते को देखने के बाद प्रतीक फैसला करता है कि अपने कुत्ते टॉमी को भी ऐसा ही करना सिखाना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन में कि भाई पार्क में ये प्रतीक बैठा था, उसने देखा कि भाई कुत्ते जो है फ्रिस्बी को पकड़ रहे हैं, तो उसने सोचा मेरा भी तो डॉग है, मेरा पेट है, मैं उसको भी यही चीज सिखाऊंगा। तो वो अपने पेट को जो है पार्क में लेकर जाता है और कहता है कि भाई उसको कहता मतलब उसको जैसे भी समझाता है कि तुम बैठो और देखो कि कैसे पकड़ रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो इंसान को तो आप बिठा सकते हो ना, आप जानवरों को कैसे सिखाओगे सब, ठीक है। तो ये कर रहा है बेसिकली। तो बताओ वो उसकी क्या टेक्निक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ही इज यूजिंग एसोसिएटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण नहीं हो रहा, बिल्कुल, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा, क्योंकि हिज सक्सेस के चांसेस बहुत गुड है, बिल्कुल गुड नहीं है। कुत्ता जरूरी है सीखेगा, ऐसे कभी डॉग्स या एनिमल्स कुछ सीखते हैं, बिल्कुल नहीं सीखते। ही इज यूजिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग, हिज चांसेस फॉर सक्सेस आर वेरी गुड बिकॉज डॉग्स एंड ह्यूमंस आर बोथ लर्न दिस वे, बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ नहीं सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते हैं दोनों, ठीक है। अब उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि वो सीख पाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भाई ऑब्जर्वेशन लर्निंग आप करा रहे हो, लेकिन हम ह्यूमंस तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं करते हैं, एनिमल्स का तरीका अपना डिफरेंट होता है। तो ये इसका थर्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये लास्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि उसके चांस बहुत कम है बिकॉज डॉग्स आर मच लेस लाइकली देन पीपल टू लर्न इन दिस वे। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं हो रही है इसमें कंडीशनिंग नहीं कर रहा है, इसमें जस्ट वो ऑब्जर्वेशन करना है, कंडीशनिंग तो हो ही नहीं रही है यहाँ पर। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें तो पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है उनको, बेल बजा के, कभी ऐसे बजा के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 4 क्वेश्चन और रह गए आपके।
अबाउट हाउ मेनी टाइम्स एंड कैन बी हेल्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कितने आइटम्स जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी रह सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो वैसे कैपेसिटी होती है वो 20 से 15 सेकंड होती है, और अगर आइटम की बात करें तो मतलब आप ये कह सकते हो कि 5 से लेकर 9-10 के करीब जो है आइटम्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 8-9 इतने आइटम्स आप रख सकते हो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। आप खुद देखो, अगर आपने कई सारी चीजें देख ली हैं, आप सपोज आपके सामने 15 चीजें रखी हैं, ठीक है, आप कितनी देर तक कितनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, ये खुद चेक करना एक बार, और आप देखो कितने आइटम्स को आप याद रख पाए। आपने कुछ आइटम्स देखे हैं और आपकी मेमोरी में कितने स्टोर हो पाए, ये चेक करना, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। ठीक है, वैसे जो है इसका आंसर हम 7 मान सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट करता है भाई, किसी की मेमोरी में 8 भी हो सकता है, किसी की में सिर्फ 6 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। पर ऑन एन एवरेज यहाँ पर आंसर इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि 11 नहीं होगा, 11 तक नहीं पहुंचता है, अनलिमिटेड तो होता ही नहीं है, और 3 भी नहीं होगा, ये बहुत कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतीक इज ए डिफिकल्ट बेबी, ही इज इरिटेबल, स्लीप्स एट इरेगुलर इंटरवल्स। बहुत ही मतलब कठिन बच्चा है, बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, रोता ही रहता है, कभी भी रो देता है, मतलब कोई टाइम ही नहीं है, बिना वजह भी रोने लग जाता है। तो इसके टेम्परामेंट का चेक हुआ, तो मतलब ये बताना है कि प्रतीक किस तरह का टेम्परामेंट शो कर रहा है। ठीक है, जो प्रतीक का बिहेवियर वो किस तरह का है। उसके कठिन स्वभाव कम हो जाएगा और एक आसान बच्चा बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, देखने से ही लग रहा है ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना, तो ऐसा नहीं बनेगा। रिमेन डिफिकल्ट इन चाइल्डहुड एंड मे डिस्प्ले एग्रेसिवनेस, क्योंकि बच्चा बचपन से ही ऐसी चीजें कर रहा है तो हो सकता है कल को बहुत एग्रेसिव हो, है ना, एग्रेसिव बन सकता है, ये हो सकता है इसका ऑप्शन। डेवलप ए डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स, डिपेंडेंट तो छोड़ो, इतना जो बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, गुस्सा करता हो, रोता हो हर टाइम पे, वो डिपेंडेंट नहीं रहता, वो पेरेंट्स से आगे निकल जाता है ना, मतलब पेरेंट्स के खिलाफ भी जा सकता है कल को। तो डिपेंडेंट तो वो होगा ना जो बिल्कुल हर चीज में निर्भर करता है अपने माँ बाप पर, तो वो थोड़े से दब्बू बच्चे होते हैं। बिकॉज बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्पेशली सक्सेसफुल इन स्कूल। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनेगा और बहुत सक्सेसफुल होगा, आपको इसके बिहेवियर से लग रहा है कितना सक्सेसफुल होगा ना। अब देखते हैं एनवायरमेंट कैसा मिलता है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। अभी ये सब प्रेडिक्ट करते हैं, इसकी हेरिडिटी के ऊपर प्रेडिक्शंस चल रही है, लेकिन हो सकता है कल को एनवायरमेंट काफी अच्छा हो, लेकिन अभी इस चीज को देखकर आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चलो नेक्स्ट का 4th ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। ठीक है, आखिरी के 2 क्वेश्चन इस सेट के, फटाफट से आंसर करो मुझे, क्या आंसर होगा। The strongest support for the theory that personality is heavily influenced by genetics is provided by strong personality similarity between। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व आनुवांशिकी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। ये सेम उस टाइप का क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी कराया था। सबसे अधिक समर्थन किन के बीच व्यक्तित्व में अत्यधिक समानता द्वारा मिलता है। ठीक है, देखो जो ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई हेरिडिटी पर डिपेंड करता है हमारा जो कुछ भी है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बताना आपको किस पर डिपेंड करता है। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस वाला क्वेश्चन डीएसएसबी में भी पूछा गया था। तो मतलब अगर आइडेंटिकल ट्विंस को एक साथ पालन पोषण किया जाए, तो भाई एक साथ अगर पालन पोषण करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम सेम एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो सेम ट्रेड शो होंगे, तो ये रिसर्च हमारी फ्रूटफुल नहीं हो सकती है ना। अगर आपने एक साथ ही बच्चों को एक तरह का लालन पोषण दिया है तो वो सेम चीजें करेंगे, तो ये नहीं हो सकती। आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड अपार्ट, अगर उनको अलग अलग जगह पर जो है किया गया, उनको अलग अलग जगह पर ऑब्जर्व किया गया। सपोज इसमें हुआ क्या था कि स्टडी में बेसिकली जो आइडेंटिकल ट्विंस थे ना, उनको अलग अलग जगह पर रियर किया गया, मतलब उनका पालन पोषण एक अलग माता पिता ने किया, इनका अलग कल्चर में हुआ, इनका अलग कल्चर में हुआ। ठीक है, फिर ये देखा कि इन दोनों में जो ट्रेड्स थे ना वो मोस्टली समान थे। इस बेस पर उन्होंने ये बोला कि भाई जो हमारी हेरिडिटी है उसका बहुत रोल होता है। ठीक है, ये है बेसिकली, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस रियर टुगेदर, ठीक है, एक साथ पले गए असमान जुड़वा बच्चे। ठीक है, असमान जुड़वा बच्चे इन पर नहीं होता, आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, आंख नाक मुंह सब एक जैसा होता है उनका। ठीक है, उनके बारे में स्टडी की गई थी, तब जाके ये हेरिडिटी के सपोर्टर्स हैं, इन्होंने अपनी निष्कर्ष निकाले थे कि हेरिडिटी जो है वो मेनली जो हमारे जो पर्सनैलिटी है वो बेसिकली हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, एनवायरमेंट का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने स्टडी की ना। लेकिन ऑब्वियसली इनकी जो स्टडी का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ ही बच्चों कुछ ही सैंपल्स पर होता है, क्योंकि आप मतलब लाखों लोगों पर स्टडी नहीं कर सकते ना इस तरह की। और फिर ये स्टडी जो होती है ऑब्वियसली बायस्ड भी हो जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं एनवायरमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस की बात है, अब जो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है उनका आप क्या करोगे, है ना, वो चीजें हैं। नेक्स्ट है द टर्म साइकोलॉजी साइकोसोशल इन एरिक्सन्स थ्योरी मीन्स, मतलब जो एरिक्सन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी पर्सनालिटी की, तो उसमें जो साइकोसोशल है इसका क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। ए प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज डिजायर टू कनेक्ट विद अदर पीपल। ए प्राइमरी फोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इज सोशल एनवायरमेंट। ए प्राइमरी कॉज
फॉर ह्यूमन मोरालिटी इज डिजायर टू डू गुड विद पीपल, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं इसमें। अब आप खुद सोचो, साइको सोशल है, यानी कि हमारा मनोविज्ञान भी यहाँ पर शामिल है और हमारा सामाजिक वो भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ए प्राइमरी कोज फॉर ह्यूमन मोरालिटी, ये मोरालिटी को तो भूल जाओ। ठीक है, अब बात है कि मानव व्यवहार के लिए एक प्राथमिक प्रेरणा अन्य लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा है। आपको पता है कि इंसान जो है ना सोशल होता है, ये हम सबको पता है, हमें भाई साथ चाहिए होता है, अकेले रहना इज नॉट पॉसिबल, या तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, कल को उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये कहकर, ये मतलब मैं उन हर किसी की बात नहीं कर रही, मैं मोस्टली लोगों की बात कर रही हूँ। मोस्टली लोग सोशल होते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और जो मोटिवेशन है वो सामाजिक होने का, वो बेसिकली उसके मनोविज्ञान पर आधारित है। उसको अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ना, उस डेवलपमेंट के लिए ही तो वो सोशल होना चाहता है। उसकी जरूरतें समाज से पूरी होती हैं, कुछ जरूरतें वो समाज को देता है, कुछ समाज हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो प्राइमरी मोटिवेशन फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज डिजायर टू कनेक्ट विद अदर पीपल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ए प्राइमरी फोर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल एनवायरमेंट, सिर्फ सोशल की बात नहीं करेंगे ना हम यहाँ पर, वहां पर सारा इमोशनल, सोशल, हर तरह का एनवायरमेंट होता है, उसकी बात है। यहाँ पर सिर्फ सोशल है, इसलिए ये आंसर जो है गलत हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, है ना। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएं, और एक्सप्लेनेशन अच्छा समझ में आया तो भी बताएं, क्योंकि मतलब थोड़ा मुझे भी पता चले ना, फीडबैक मिले कि किस तरह का है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और प्रैक्टिस करो खुद भी। ठीक है, और इससे अगली सीरीज जो है लेकर आऊंगी मैं जल्दी ही, प्रतीक शिवालिक सर का सी सेट सोल्व करेंगे, उसमें जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उन्हीं को सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसका मोटिव सिर्फ यही था कि आपको चीजें समझ में आए, आपको थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चन से थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो भी है। और सीरीज काफी अच्छी है, आप मतलब सारी सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।